यस बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 2 वीडियो जो बनाई थी जिसमें करंट रेशो और क्विक रेशो को हमने कवर किया था। तो आज हम बी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द सॉल्वेंसी और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़, जिसके अंदर सबसे पहले आती है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होगा? डेट टू इक्विटी दैट इज़ डेट डिवाइडेड बाय द इक्विटी और द शेयर होल्डर्स फंड भी इसको बोलते हैं। और इसका भी रूल ऑफ थंब या स्टैंडर्ड रेशियो होती है, दैट इज़ 1:1। अब जरा डेट क्या होता है और इक्विटी और द शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वैसे तो ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि डेट क्या होता है, बट इसकी एलेबोरेशन थोड़ी सी और है, तो वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ मैं। तो देखिए, डेट का फार्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म। डेट मीन्स द नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट जब मैंने चैप्टर 1 भी करवाया था तब भी ये 3 दीज आर द सब हेड्स, तो इन तीनों को आपने ऐड करना है। दैट मीन्स द लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। या हम इसका एक और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। जैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक टोटल डेट माइनस द करंट लायबिलिटीज़। आपको टोटल डेट का फॉर्मूला याद होगा। टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो अगर मुझे यहाँ से डेट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो ये आपके सामने ये इसीलिए ये वाला फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट आता है आपके सामने तीसरा फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस द इक्विटी। तो इसको मैं अभी इस वीडियो के अंदर अभी यहाँ पे पीछे डिस्कस करूँगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी कैसे बना। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देन पब्लिक डिपॉजिट। ये आपकी बैलेंस शीट जो 1 है ना, चैप्टर 1 जो करवाया था मैंने, ये वहीं से फॉर्मूले बन रहे हैं आपके सारे। नाउ लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। तो ये सारा वहीं से आ रहा है। देन इक्विटी और द शेयर होल्डर, ये वाली चीज़ अब डिस्कस कर रहे हैं। ये इक्विटी और द शेयर होल्डर्स फंड और द प्रोप्राइटर्स फंड इसको भी बोला जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 अप्रोचेज हैं, एक असेट साइड से और एक लायबिलिटी साइड से। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपने जब बैलेंस शीट करी थी तब आपको मैंने ये बताया था। उसके बाद आपके नीचे एक और फार्मूला बनता है दैट इज़ फ्रॉम द असेट साइड, जिसमें सारी असेट्स का टोटल और उसमें से टोटल डेट को हमने माइनस कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। अब जरा कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। डेट प्लस इक्विटी को मिलाओगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। ये आपका लायबिलिटी साइड का अप्रोच है। अब जरा असेट साइड वाला अप्रोच देख लेते हैं। दैट मीन्स नॉन करंट असेट्स वर्किंग प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल माइनस क्या किया गया है? फिक्टिशियस असेट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये सारी की सारी बैलेंस शीट बेस्ड है अगर आप देखेंगे तो। उसी के साथ नॉन करंट असेट्स के फॉर्मूला अभी ये आपने पीछे भी किया हुआ है, बैलेंस शीट में ही जाके किया हुआ है। टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। तभी मैंने बार बार उस वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों को अगर रेशो एनालिसिस को इजी करना है तो चैप्टर 1 को अच्छे से याद करिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो चैप्टर रेशो एनालिसिस है वो अपने आप हो जाता है। बट फिर भी मैंने प्रॉपर यहाँ पे फार्मूलाज आपके सामने नोट किए हैं। तो चलिए अब करते हैं इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चंस। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो का एक्सप्रेशन है वो प्योर फॉर्म के अंदर आता है, और हाई अगर डेट टू इक्विटी होती है तो दैट मीन्स एंटरप्राइज डिपेंड हो रही है ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर, जो कि अगेंस्ट है शेयर होल्डर्स फंड के। बट अगर लो डेट होता है इक्विटी रेशियो, इसका मतलब है एंटरप्राइज डिपेंड हो रही है किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स फंड एज अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म बच्चे। हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये चल रहा है, ये आपके वाइवा के क्वेश्चन हो सकते हैं जब आपका प्रैक्टिकल होता है, जब टीचर आपका लेने आता है प्रैक्टिकल, तो उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है कि अगर डेट हाई हो जाए, डेट इक्विटी रेशियो हाई हो जाए तो इससे क्या होगा, लो हो जाए तो क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर उसको भी ऐड किया है।
बच्चे हाँ जी, अब हम सॉल्व कर रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐड किया है डेट टू इक्विटी फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर आपके सामने लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। तो दैट मीन्स अब ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ आपका। जब भी आपने रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्टली राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद डेट देखते हैं यहाँ पे कैसे मिलेगा। डेट और नॉन करंट लायबिलिटी भी इसको बोला जाता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चल रहा है 2 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर देखेंगे तो ये चल रहा है 1 लाख। तो ये कितना हो गया 3 लाख। ये आपके सामने डेट आ गया है। अब हम इक्विटी को कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने पीछे भी किया था, दैट इज़ टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं टोटल असेट्स दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। इट मीन्स 90,000 प्लस 3,60,000। ये आपकी टोटल असेट्स आ गई, मैंने इसको लेकर करा है। माइनस करेंगे टोटल डेट। टोटल डेट का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी मेरी कितनी है 50,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दैट मीन्स द डेट हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किए, ये देखिए 3 लाख। तो मैं इसी को ले रही हूँ, तो ये वैल्यू आ जाती है 1 लाख। चलिए वैल्यू डालते हैं। डेट भी आ गया और इक्विटी भी आ गया। अब आपके सामने मैं वैल्यू डाल रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो आपका आंसर आता है 3:1। तो ये आपका आंसर होगा बच्चे। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर फिर से डेट टू इक्विटी जो है वो फाइंड आउट करना है आपने, और जिसके अंदर करंट रेशो आपके सामने 3:1 है। वर्किंग कैपिटल आपका कितना चल रहा है 5 लाख। अब इसमें से सबसे पहले आपने करना क्या है, डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला लिखिए। डेट अपॉन इक्विटी। अब एक एक करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। डेट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो टोटल डेट गिवन है आपको, इसमें से करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में अगर मेंशन है वो माइनस करूँगी। बट उसके लिए करंट लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो करंट रेशो है ना उसको यूज़ करूँगी। तो चलिए करते हैं फिर। पहले मैं करंट लायबिलिटीज़ ही फाइंड आउट करूँगी क्वेश्चन में। तो स्टेप बनाएंगे। करंट रेशो आपके सामने है 3:1 और वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख। तो मैं अब करंट लायबिलिटीज़ को एक्स लेने जा रही हूँ। तो दैट मीन्स करंट असेट कितनी हुई फिर 3x। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स आपकी कितनी आ गई 3x माइनस x, वर्किंग कैपिटल कितना है 5 लाख। तो ये हो जाएगा 2x 5 लाख। अब आगे चलते हैं। तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 2,50,000। दैट इज़ योर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आगे अगर आप देखेंगे डेट का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ अब अगर क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल डेट गिवन है, तो उसके अंदर से मैं करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दूँगी। टोटल डेट की वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़ दैट इज़ 2,50,000। तो ये हमारे पास आ गया
5 लाख। तो ये डेट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब हमें इक्विटी फाइंड आउट करना है। इक्विटी का पीछे हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज इक्वल टू टोटल सेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल सेट्स क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारे पास गिवन है 8,75,000, साथ में टोटल डेट भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7,50,000। तो ये अब हमारे पास आ जाता है 1,25,000। अब इसको फिल करेंगे हम अपने फॉर्मूला में। तो दैट मीन्स डेट हमारे पास निकले हैं 5 लाख, ये वाले, और इक्विटी है हमारे पास 1,25,000। तो ये आपका आंसर आएगा 4:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर रेशो के अंदर मिलेंगे। 2:1 आपको क्या दे रखा है, दैट इज़ डेट टू इक्विटी, और आपने रीज़न बताना है रेशो विल इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो फिक्स सेट आपकी परचेज़ करेंगे बाय टेकिंग द लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर इसकी माइंड में जर्नल एंट्री बनानी है, वैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। फिक्स सेट डेबिटेड टू लॉन्ग टर्म लोन्स, बट यहाँ अमाउंट मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं लेट डेट यहाँ पे कितने चल रहे हैं, 2 लाख। और यस बेटे, हाँ जी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डेट और इक्विटी का हमने अज्यूम किया था कि लेट द डेट इज़ 2 लाख एंड देन इक्विटी इज़ 1 लाख। और जिसके अंदर अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई आता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में ये डेट और इक्विटी का फार्मूला लेके आना है। डेट यहाँ पे वैसे बहुत तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे डेट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हम मतलब उसको अज्यूम करेंगे। कोई और फार्मूला आपने डेट का यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है। इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड को भी हम बहुत सारे तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ही कंसिडर करना है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट ले रहे हैं, जिसके अंदर पहली स्टेटमेंट आपकी आती है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो फिक्स सेट इज़ परचेज ऑफ फिक्स सेट बाय टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का जैसे अमाउंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने उसको 50,000 अज्यूम कर लेना है। आप कोई भी अमाउंट अज्यूम कर सकते हैं, बट कन्वीनियंट वही रहेगा जो यहाँ पे मतलब ज़ीरोज़ के अंदर अमाउंट आए। तो अब मैंने अपने माइंड में, आप अपने माइंड में ये जर्नल एंट्री बना के देखेंगे, ये वाली, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपके शो करने के लिए इसको बना के दिया है। दैट मीन्स द एंट्री विल बिकम फिक्स सेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लॉन्ग टर्म लोन्स। अब फिक्स सेट अगर डेबिट होती है तो इससे क्या होगा, इसका डेट और इक्विटी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। और अगर लॉन्ग टर्म लोन्स इशू होते हैं, दैट मीन्स हम लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इससे आपका डेट पोर्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे बताया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था डेट हमारे पास 2 लाख के हैं और इक्विटी हमारे पास 1 लाख की है। अब इस एंट्री के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा 50,000 जो डेट है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इससे 2.5 लाख और 1 लाख आ गया, जिसके कारण हमारी रेशो क्या कर गई है, इम्प्रूव हो चुकी है। और इसका रीज़न आप ये आपके सामने है। उसका रीज़न है कि अगर हमारा फिक्स सेट परचेज़ करते हैं बाय टेकिंग द लॉन्ग टर्म लोन, जिससे लोन इंक्रीज़ हो जाते हैं, बट शेयर होल्डर्स फंड रिमेन क्या रह जा है, न्यू मतलब अनचेंज रह जाता है, जिससे डेट और इक्विटी रेशो पे इंक्रीज़ आ जाता है। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की जो हमने हैंडल करी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप नेक्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स सेट चल रहा है। सेल ऑफ फिक्स सेट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बुक वैल्यू आपकी कितनी चल रही है, 40,000, और लॉस कितना चल रहा है, 5,000 का। तो इसीलिए ये अब फिर से मैंने एक जर्नल एंट्री बना के आपको दी है। कैश अकाउंट डेबिटेड 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 5,000 एंड देन 2 फिक्स सेट्स दैट इज़ 40,000।
अब अगर देखेंगे ना तो कैश का असर होगा और ना ही फिक्स एसेट का असर होगा, ना तो डेट पे और ना ही इक्विटी पे, सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का असर होगा कि इक्विटी आपकी डाउन होने वाली है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे डेट और इक्विटी का इनिशियल हमने लेट किया था 2 लाख और 1 लाख, और 5 लाख हमने यहाँ 5,000 हमने यहाँ से लेकर इसको रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण आपकी अमाउंट ये आती है 2 लाख डिवाइडेड बाय द 95,000, जिससे रेशो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2.110 आएगा इस टू 1, और रेशो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और इसका रीज़न है कि शेयर होल्डर्स फंड विल डिक्रीज्ड बाय द लॉस ऑफ अमाउंट, बट लॉन्ग टर्म जो डेट्स है दैट रिमेन्स अनचेंज, जिसके कारण रेशो में क्या आएगा, इम्प्रूव आएगा। बेटा ये जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है और साथ में ये जो रीज़न मैंने आपको दिया है, ये देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मार्क्स इसमें मैटर करता है। बट अगर आपने रीज़न नहीं दिया या ये वर्ड इम्प्रूवमेंट है, रिड्यूस है या नो चेंज ऐसा वर्ड ना दिया, तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज सेल ऑफ द फिक्स एसेट है, बुक वैल्यू आपकी 40,000 है, 50,000 में ये बिक रही है। तो आपके सामने ये जर्नल एंट्री मैंने बना के दी है, आप इसको रफ में कहीं भी जाके नोट कर सकते हैं, बट इस एंट्री के मार्क्स नहीं होंगे, ये आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 2 आपका आ जाएगा फिक्स एसेट, देन उसके बाद 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ना तो कैश का असर होगा ना ही फिक्स एसेट का असर होगा, सिर्फ इक्विटी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के कारण बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम हो गई है। और इक्विटी दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, दैट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ये। तो इसीलिए इनिशियल वैल्यू वही 2 लाख और 1 लाख ली गई, प्लस 10,000 किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और आपकी अमाउंट ये आ गई, जिसके कारण आपकी रेशो क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। रिड्यूस कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी रेशो चल रही थी 2:1, बट अब हो गई है 1.81, दैट इज़ इक्वल टू 1, तो जिसके कारण आपका ये देखिए शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ हो गया है, रीज़न देने जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म डेट्स आपके रिमेन अनचेंज है, जिसके कारण रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट ले रहे हैं, दैट इज़ द 4th वन। अब हमने न्यू शेयर इशू किए हैं, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने एज्यूम कर लिया कि ये अमाउंट कितनी है, लेट 50,000। तो ये कन्वीनियंट रहता है फिर इसका सोल्यूशन निकालना, तो दैट इज़ वाई। तो अब आपके सामने ये जर्नल एंट्री है, फिर से मैं बोलूँगी इसको रफ में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंट्री विल बिकम कैश अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। हमने यहाँ पे इसको शो नहीं करना, ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि अब इसकी एंट्री ये होने वाली है। तो कैश का असर कुछ नहीं होगा डेट और इक्विटी के ऊपर, बट शेयर कैपिटल के इशू होने से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ जाएगी। तो देखिए डेट और इक्विटी का इनिशियल आपका 2 लाख और 1 लाख था, जो हमने स्टार्टिंग में ही ज्यूम किया था। अब इसमें 50,000 का मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण आपकी अमाउंट जो है वो 2 लाख और 1.5 लाख आ जाएगी, और 1.3:1 आपकी रेशो बन जाएगी। स्टार्टिंग रेशो थी हमारी 2:1, अब हो गई है 1.3:1, तो रेशो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब उसका रीज़न लिखेंगे, ये रीज़न लिखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मांगी जाती है। इंक्रीज़ हो गया शेयर होल्डर्स फंड बाय द कैश रिसीव्ड, एंड लॉन्ग टर्म डेट क्या हो गया, रिमेन्स अनचेंज, जिसके कारण रेशो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट इज 5th पार्ट है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स हैं। अब यहाँ पे फिर से अमाउंट गिवन नहीं था, तो मैंने एज्यूम किया लेट ₹50,000। अब इसकी एंट्री पास करेंगे। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। बोनस शेयर का मतलब होता है जब कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, तो वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे ये शेयर इशू कर देते हैं, बट बदले में उनसे पैसा नहीं लेते हैं। फिर पैसा कहाँ से रिकवर किया जाता है, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसीलिए आपकी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और इसके कारण आपका इक्विटी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और साथ में आपकी दूसरी तरफ से इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसका असर क्या होगा, डेट और इक्विटी का रेशो फिर से 1 लाख और 2 लाख जो हमने इनिशियल माना था, और इसका असर ये जो आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है, इसका असर दोनों, दैट मीन्स एक बार 50,000 कम होगा, एक बार 50,000 अप हो जाएगा, तो जिसके कारण रेशो में क्या असर आएगा, दैट मीन्स नो चेंज। अब आपके सामने रीज़न है कि नाइदर द टोटल लॉन्ग टर्म डेट नॉर द शेयर होल्डर्स फंड अफेक्टेड सिंस
द कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इनटू शेयर कैपिटल, सो द रेशो विल नॉट चेंज। नाउ द सिक्स पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश है। अब यहाँ पे फिर से अमाउंट गिवन नहीं था, मैंने फिर से इसको अज्यूम कर लिया, क्या, दैट इज़ ₹50,000। अब इसकी पहले एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडीम का मतलब है हम उसको पेमेंट देने जा रहे हैं, डिबेंचर कैंसिल होने जा रहे हैं, तो इसलिए एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। डिबेंचर अगर डेबिट होता है तो करंट लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस साल डिबेंचर रिडीम होते हैं हम उसको करंट लायबिलिटी की तरह डील करते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। तो इसीलिए करंट लायबिलिटी का असर हमारे डेट और इक्विटी के ऊपर नहीं होता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे कोई असर नहीं होगा। और कैश आपके लिए करंट असेट है, सो ना तो डेट के ऊपर असर है, ना ही आपका किसके ऊपर असर है, इक्विटी के ऊपर। सो नो चेंज, रेशो सेम आएगी। और ये आपके सामने रीज़न है जो भी मैंने आपके सामने बताया। लॉन्ग टर्म डेट नहीं इफेक्ट होगा, डिबेंचर रिडीम करेंगे एज ए करंट लायबिलिटी के अंदर। इस पर आप टेक्स्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, जिसके अंदर मैंने फिर से अमाउंट इमेजिन किया है, दैट इज़ ऑफ 50,000। अगेन आई एम पासिंग द एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिबेंचर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहे हैं इसलिए इक्विटी बढ़ जाएगी, बट डिबेंचर जिस साल रिडीम होते हैं या कन्वर्ट होते हैं वो एक करंट लायबिलिटी कंसीडर हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए आपके सामने ये कैलकुलेशन दिखाई जा रही है, प्लस करेंगे इक्विटी में सिर्फ, डेट सेम रह जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 1.3:1, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये आपके सामने रीज़न है कि डिबेंचर्स है एज ए आर द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, सो नो चेंज इन द डेट, शेयर होल्डर इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।